23 नवंबर 2001 की वो काली, झकझोर देने वाली ठंडी रात। पाकिस्तान की मियां वाली जेल, जेल भी नहीं, मौत का इंतजार घर। नीचे जमीन पर सीलन भरी उस अंधेरी काल कोठरी में एक इंसान नहीं, बस हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई, नसें साफ दिख रही थीं, जैसे शरीर ने उम्मीद की तरह हार मान ली हो। 16 साल का लगातार जुल्म, बिजली के झटके, न खत्म होने वाली पूछताछ, घुप अंधेरा, और हर रोज मौत से की गई एक नई मुलाकात। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, मांस गल चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी जैसी 26 साल पहले थी। अचानक जेल का भारी, जंग लगा लोहे का दरवाजा चीखता हुआ खुला। आवाज ऐसी जैसे खुद जेल भी इस रात से डर गई हो। अंदर दाखिल हुए आईएसआई के 3 अफसर, चेहरों पर घमंड, आंखों में नफरत और दिल में एक ही जलता हुआ सवाल। उन्होंने उस आधे मरे से इंसान के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। उसकी गर्दन से हड्डियों की चरमराहट की आवाज आई, लेकिन वो फिर भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। फिर वही सवाल जो वो 16 साल से हर तरीके से, हर जुल्म के साथ उससे पूछते आ रहे थे। नबी अहमद, सच बता दो, तुमने भारत को क्या क्या जानकारियां दी हैं? तुम असल में हो कौन? कोठरी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी टूटी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे, खून से लथपथ, लेकिन वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। आवाज इतनी धीमी लेकिन इतनी भारी कि तीनों अफसर कुछ क्षण के लिए सहम गए। उतना वो रुका, दर्द से नहीं, बस उन्हें जलाने के लिए। उतना जितना तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। उसने उनकी आंखों में देखते हुए दोबारा कहा, जो मैं हूं उसे समझने की औकात तुम्हारी नहीं है। उसके चेहरे पर ऐसी तसल्ली थी जैसे उसने हार नहीं, कोई बहुत बड़ा खेल जीत लिया हो। कुछ घंटों बाद उस काल कोठरी में उसकी सांसें खामोश हो गईं। न कोई शोर, न कोई चीख, न कोई अंतिम विनती, सिर्फ एक सन्नाटा जिसने पाकिस्तान की उस जेल की दीवारों में हमेशा के लिए उसकी कहानी कैद कर दी। एक महान जासूस, एक खुफिया सिपाही जिसने 16 साल तक अपने देश के लिए हर जुल्म मुस्कुराकर सहा, आखिरकार हमेशा के लिए चुप हो गया। लेकिन सबसे हिला देने वाली बात यह है कि असली राज अभी शुरू ही हुआ है। उसकी मौत की खबर भारत सरकार तक पहुंची पूरे 3 साल बाद। 3 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं, और जब रॉ के दफ्तर में उसकी पुरानी धूल जमी फाइल फिर से खोली गई तो कमरे में जैसे हवा रुक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पन्नों की खड़खड़ाहट और अंदर तक चुभती खामोशी। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, वही शख्स जिसे दुनिया अद ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। भारत का वो सबसे खतरनाक, सबसे चालाक जासूस जिसने पूरे 7 साल तक पाकिस्तान की फौज के बीच रहकर, उनके ही कैंपों के अंदर बैठकर उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। सोचकर देखो, एक हिंदू लड़का पाकिस्तान आर्मी में अफसर बनकर कैसे पहुंच गया। उसने अपने नाम से लेकर अपने धर्म तक सब कुछ कैसे बदल डाला। वो कौन सा चेहरा था जो वो दुनिया को दिखाता था, और कौन सा चेहरा था जो बस उसके दिल में छिपा हुआ था। और आखिर में वो कौन सी एक छोटी सी, मामूली सी लगने वाली गलती थी जिसने उसे सीधा मौत के मुंह में धकेल दिया। आज मैं तुम्हें उस जासूसी की अंधेरी दुनिया के पीछे का वो सच बताने वाला हूं जो अब तक सिर्फ फाइलों में बंद था। ये किसी फिल्म का प्लॉट नहीं है, लाइफ हीरो नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जिंदा इंसान की जिसने अपने देश के लिए अपना नाम तक छोड़ दिया, अपना धर्म बदल दिया और अपनी रूह तक दांव पर लगा दी। कहानी शुरू होती है साल 1952 से। राजस्थान के श्रीगंगानगर का छोटा सा शहर, वहीं एक साधारण मिडिल क्लास घर में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। पिता स्कूल टीचर थे, घर में सादगी थी, लेकिन दिलों में देशभक्ति का सैलाब। बाकी बच्चों की तरह वो गली में क्रिकेट या कबड्डी खेलने नहीं भागते थे। उन्हें स्टेज पसंद था, थिएटर पसंद था, एक्टिंग उनका जुनून थी। दूसरे बच्चे अपने नाम से पहचाने जाते थे, और रविंद्र, उन्हें तो स्टेज पर हर बार अपनी पहचान बदलना अच्छा लगता था। कभी किसी और का चेहरा, कभी किसी और की आवाज, कभी किसी और की जिंदगी। उन्हें क्या पता था, यही खेल, यही आदत एक दिन उनकी असली पहचान ही उनसे छीन लेगी। 1971 का युद्ध हुआ। देश में जोश था, गुस्सा था, गर्व था। हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे। और इसी उबाल के बीच एक दिन रॉ के कुछ ऑफिसर एक नाटक देखने पहुंचे, और वहीं थिएटर की उस टिमटिमाती रोशनी में उनकी नजर पड़ी एक नौजवान पर जो स्टेज पर खड़ा था, पर लग रहा था जैसे हर किरदार उसी में समा गया हो। वो था रविंद्र कौशिक।
उनकी कद काठी, उनका आत्मविश्वास, उनकी तेज रफ्तार दिमाग और सबसे बढ़कर उनकी एक्टिंग की कमाल की ताकत ने रॉ को हिलाकर रख दिया। फैसला हो चुका था। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। एक बंद घुटन भरे कमरे में पीली ट्यूबलाइट की रोशनी के नीचे उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या तुम अपनी पहचान मिटा सकते हो? क्या तुम दुनिया के लिए मर सकते हो ताकि तुम्हारा देश जिंदा रह सके? कुछ सेकंड की खामोशी, कोई हिलता भी नहीं। रविंद्र ने न सर झुकाया न आंखें चुराई। उन्होंने सीधा इंटरोगेटर की आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए कहा, हां। बस उसी पल सब बदल गया। यहीं से शुरू हुआ एक आम से दिखने वाले लड़के का द ब्लैक टाइगर बनने का सफर। लेकिन दोस्तों, यह सफर फिल्मों जैसा आसान नहीं था। यह रास्ता डर, दर्द और न मिटने वाले अकेलेपन से भरा हुआ था। अगले 4 साल 1972 से 1975 तक रविंद्र कौशिक पूरी दुनिया से गायब हो गए। घर वालों के लिए खो गए। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन, न कोई सुराग। मां पिता ने पहले इंतजार किया, फिर दुआएं की और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सच्चाई, रविंद्र मर नहीं रहे थे। वो खुद को जिंदा दफना रहे थे, अपनी असली पहचान के साथ। एक सीक्रेट लोकेशन पर परछाइयों के बीच रविंद्र की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। वो अब रविंद्र कौशिक नहीं रहे, उन्हें तैयार किया जा रहा था नबी अहमद शकीर बनने के लिए। यह सिर्फ नई भाषा सीखने की ट्रेनिंग नहीं थी, यह तो दिमाग और रूह को रिवायर करने का ऑपरेशन था। उन्हें सिर्फ उर्दू बोलना नहीं, उर्दू में सोचना सिखाया गया। हर जुमला, हर लहजा, हर ठहराव। उन्हें नमाज का तरीका ऐसे सिखाया गया जैसे वो बचपन से मस्जिदों में पले बड़े हों। कुरान की आयतें रटवाई गईं, इस्लाम की हर छोटी बड़ी रस्म, जनाजा, निकाह, ईद, सौ रोजा, सब कुछ ऐसे सिखाया गया जैसे ये सब उनकी अपनी विरासत हो। उनके हाथ में पाकिस्तान के नक्शे थे, दिमाग में वहां की गलियां और जुबान पर लाहौर का ऐसा डायलेक्ट बैठा दिया गया कि कोई भी सुनकर कहे ये तो यहीं का है। रॉ ने उनके लिए एक पूरा नकली अतीत बुना। नबी अहमद शकीर एक ऐसा शख्स जिसका परिवार 1947 के बाद इंडिया से भागकर पाकिस्तान आ बसता है। कागजात, कहानियां, यादें, रिश्ते, सब फर्जी, लेकिन इतने असली कि शक की कोई गुंजाइश न बचे। अब जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल का एक नौजवान अपने देश की मिट्टी छोड़कर दुश्मन की जमीन पर कदम रखने जा रहा है, जहां उसकी एक गलती का मतलब है मौत। और वो भी ऐसी जिसमें न नाम बचेगा, न निशान, न कोई तिरंगा उसके जिस्म पर उठाया जाएगा। 1975 की एक काली रात, बॉर्डर के पास कंटीली तारों की झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे रेंगते हुए रविंद्र ने पहली बार पाकिस्तान की धरती पर पैर रखा। घुटनों तक कंपी थी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर ऐसा सन्नाटा, ऐसा पत्थर जैसा आत्मविश्वास कि कोई भी देखे तो कहे ये डरा नहीं है, ये तैयार है। उन्होंने लाहौर की गलियों में अपनी नई जिंदगी शुरू की। छोटे मोटे काम किए, दुकान वालों से गपशप, चाय की टपरी पर बहसें, मोहल्ले के लोगों के दुख सुख में शामिल होना। धीरे धीरे, दिन ब दिन वो वहां के लोगों की जिंदगी में घुसने लगे और साथ ही उनकी आंखों में अपनी एक नई पहचान गढ़ने लगे, एक सच्चा कट्टर पाकिस्तानी नबी अहमद शकीर। लेकिन याद रखिए, ये तो बस भूमिका थी, असली फिल्म अभी शुरू ही नहीं हुई थी। रविंद्र का असली टारगेट साफ था, पाकिस्तान आर्मी के अंदर तक घुस जाना। और इसके लिए एक दिन उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसने उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया, तुम फौज में भर्ती क्यों होना चाहते हो, तो ज्यादातर लोग जैसा कोई सीधा साधा जवाब देते हैं वैसा नहीं किया उन्होंने। रविंद्र ने एक पल के लिए आंखें झुकाईं, जैसे किसी पुराने जख्म को छू लिया गया हो। फिर बड़े सलीके से, बड़ी चालाकी से बोले, जनाब, बचपन से मैंने अपने परिवार पर हिंदुस्तानियों का जुल्म देखा है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। पाकिस्तानी अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी निगाहों में तसल्ली थी, खुशी थी। उन्हें लगा, यह लड़का तो दिल से भारत से नफरत करता है, इसे तो हर हाल में अपने साथ रखना चाहिए। और बस उसी पल से रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी के सिपाही बन गए। लेकिन दोस्त, असली खेल यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अब दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जरा सोचो, एक ही गलती, सोते सोते मुंह से निकला एक हिंदी शब्द, बचपन की कोई आदत,
शरीर पर कोई ऐसा निशान जो उसकी असली पहचान बयां कर दे। इनमें से बस एक भी चीज, और अगली सुबह तक रविंद्र जिंदा नहीं रहते। वो हर पल मौत के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। लेकिन रविंद्र ने यहां भी कमाल कर दिया। अपनी काबिलियत, अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर उन्होंने फौज में इतनी तेजी से तरक्की की कि सब हैरान रह गए। वो सिर्फ एक आम सिपाही नहीं रहे, बल्कि सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिसर बना दिए गए। अब जरा ये समझो कि यह जगह थी क्या। ये वो दफ्तर नहीं था जहां फाइलें ही फाइलें हों। ये वो ठिकाना था जहां पाकिस्तान के सबसे गहरे, सबसे बड़े राज दफन थे। फाइलों के बीच छुपे नक्शे, तिजोरियों में बंद गुप्त प्लान और न कमरे में चलती धीमी धीमी बातचीतें, इन सब के बीच अब रविंद्र बैठते थे। अब रविंद्र के पास वो जानकारियां थीं जो अगर सही हाथों तक पहुंच जाएं तो भारत की हार को साफ साफ जीत में बदल सकती थी। 1979 से 1983 के बीच इन 4 सालों में रविंद्र कौशिक ने जो किया, वो सुनकर रॉ के सीनियर से सीनियर अफसर भी दंग रह जाते थे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लानिंग, सीमा पर उनकी फौजों की हलचल, किस सेक्टर में कब हमला करने की तैयारी है, भारत के खिलाफ कौन सा नया खेल रचा जा रहा है, ये सब कुछ, हर राज, हर प्लान रविंद्र के जरिए चुपचाप दिल्ली पहुंच रहा था। उन्होंने अकेले पर्दे के पीछे बैठकर हजारों भारतीय सैनिकों की जिंदगी बचाई। उनकी दी हुई जानकारियों की वजह से ही उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो आगे चलकर दास्तान बन गया, द ब्लैक टाइगर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और भारी हो जाती है। क्योंकि जासूस होना एक बात है और दुश्मन की जमीन पर खड़े होकर अपनी असली पहचान छुपाकर जिंदगी के हर रिश्ते को झूठ पर टिका देना, ये बिल्कुल अलग जंग है। शक से बचने के लिए रविंद्र ने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से निकाह कर लिया। अमानत के लिए वो बस उसका शौहर थे, उसकी जिंदगी का सहारा, उसके बच्चे के पिता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो आदमी उसके साथ बैठकर चाय पीता है, हंसता है, बाजार लेकर जाता है, उसी रात वही आदमी पाकिस्तान के दिल से भारत के लिए सबसे खतरनाक राज चुरा रहा होता है। उनका एक बेटा भी हुआ। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, उस इंसान की मानसिक हालत कैसी होगी जो दिन भर दुश्मन की फौज के लिए वर्दी पहनकर काम करता है, शाम को एक पाकिस्तानी परिवार के साथ बैठकर पति और पिता की भूमिका निभाता है, और रात के अंधेरे में बंद कमरे की खिड़की के पीछे छुपकर अपनी असली मातृभूमि के लिए जासूसी करता है। रविंद्र की जिंदगी का हर लम्हा जैसे नंगे पांव जलती हुई राख पर चलने जैसा था। उन्हें यह डर हमेशा सताता था कि कहीं नींद में निकला कोई शब्द, कोई पुरानी याद, कोई गलती पल भर में उनका पूरा राज न खोल दे। लेकिन उनकी किस्मत का पन्ना तब पलटा जब दिल्ली से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। 1983 में रॉ ने एक और जासूस भेजा। नाम था इनायत अली। उसका मिशन साफ था, किसी भी तरह रविंद्र से संपर्क करना। उसे बार बार समझाया गया था, जरा सी चूक भी हुई तो जान से जाओगे, और सिर्फ तुम नहीं और लोग भी। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी तूफान बन जाती है। इनायत पकड़ा गया। आईएसआई ने उसे ऐसे टॉर्चर किया कि इंसान का जिस्म ही नहीं, हौसला भी चीख उठे। दिनों तक, हफ्तों तक उसे तोड़ा गया, मारा गया, जगाया गया, फिर से मारा गया। आखिरकार दर्द ने हिम्मत तोड़ दी। इनायत ने वो नाम बता दिया जो किसी भी कीमत पर गुप्त रहना चाहिए था, रविंद्र कौशिक। उधर रविंद्र को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका भेद खुल चुका है। वो अपने काम में वैसे ही लगे हुए थे जैसे हर रोज, उसी ऑफिस, उसी टेबल, वही फाइलें। बस फर्क यह था कि उस दिन उनकी जिंदगी का पन्ना हमेशा के लिए पलटने वाला था। अचानक दफ्तर का माहौल बदल गया। दरवाजा खुला और कुछ ही सेकंड में आईएसआई के अधिकारी उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी नजरें ठंडी थीं, चेहरों पर संदेह नहीं, यकीन था कि ये आदमी ही भारत का सबसे बड़ा जासूस है। रविंद्र समझ गए, खेल खत्म हो चुका है। गिरफ्तार होने के बाद जो कुछ हुआ वो किसी इंसान पर नहीं, किसी दुश्मन पर भी ना हो। उन्हें ऐसी कोठरियों में डाला गया जहां न रोशनी आती थी न हवा, जैसे जिंदा आदमी को धीरे धीरे अंधेरे में दफनाया जा रहा हो। हफ्तों तक उन्हें खाना नहीं दिया गया। धक्के, लातें, कोड़े, और हर सवाल एक ही, तुम्हारे पीछे और कौन है? किसने भेजा है तुम्हें? भारत में कौन है तुम्हारा बॉस? पर रविंद्र ने खुद को पत्थर बना लिया। ना एक नाम, ना एक इशारा, बस चुप्पी, इतनी भारी चुप्पी कि उनके जुल्म करने वाले भी कभी कभी हैरान हो जाते थे।
फिर एक दिन उन्हें तोड़ने के लिए आईएसआई ने आखिरी दांव खेला। उनकी पत्नी अमानत को उनके सामने लाया गया। रविंद्र के सामने खड़ी वो औरत जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था, अब उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी गद्दार की तरफ देखा जाता है। उसकी आंखों में नफरत थी, दुख था, टूटन थी। उसे लगा जिस मर्द ने उसके साथ जिंदगी गुजारी वही उसे धोखा देकर दुश्मन निकला। रविंद्र ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उस पल में हजारों यादें तैर गईं। शादी के दिन की हंसी, रातों की बातें, भविष्य के सपने। और फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुमसे प्यार किया। वो सच था, लेकिन मेरा देश मेरी जान से भी बढ़कर है। यह सुनकर अमानत के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। उसके लिए वो अब सिर्फ एक झूठ था, एक धोखा। वो मुड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ वक्त बाद अदालत लगी। फैसले में कोई रहस्य नहीं था। उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। मतलब अब वो जिंदा रहेंगे, लेकिन वैसे जैसे कोई कैदी नहीं, एक जिंदा लाश जीती है। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों की दीवारों के बीच सड़ते हुए कांटे, सियालकोट, कोट लखपत और आखिर में मियां वाली जेल। हर जेल पहले से ज्यादा सख्त, ज्यादा बेरहम। इन 16 सालों में उस अंधेरे में बैठे बैठे भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने परिवार को और भारत सरकार को कई गुप्त चिट्ठियां लिखीं, कांपते हाथों से, टूटते जिस्म से, लेकिन अब भी एक उम्मीद के साथ। उनमें से एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही सिला मिलता है? क्या मुझे बचाने वाला कोई नहीं है? सोचिए, वो आदमी जिसने दुश्मन के देश में घुसकर भारत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब उसी भारत से पूछ रहा था, क्या मैं तुम्हारा था भी, या सिर्फ एक इस्तेमाल की गई मोहर? लेकिन सबसे भारी, सबसे दर्दनाक बात यह थी, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह जासूसी की दुनिया का सबसे काला, सबसे बेरहम कानून है। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें जानते तक नहीं। धीरे धीरे जेल ने उनके शरीर को चबा डाला। उनकी हड्डियां गलने लगीं, उन्हें टीबी हो गया, अस्थमा ने सांसें चुरा लीं। जेल के गार्ड्स उन्हें रोज गालियां देते, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे। उन पर थूकते, उन्हें धक्का देते, जैसे वो इंसान नहीं, कोई कीड़ा हो। और फिर एक दिन वो भी आया, 23 नवंबर 2001। मियां वाली जेल की ठंडी, सीलन भरी उस कोठरी में, जहां दीवारें भी शायद उनकी चीखों की गवाह थीं, भारत का ये बेआवाज हीरो, ये महान योद्धा आखिरकार दम तोड़ गया। बिना तिरंगे के, बिना सलामी के, बिना पहचान के, लेकिन जिस मिट्टी के लिए वो मरा, उसकी रगों में आज भी उसी का कर्ज बहता है। पाकिस्तान ने उन्हें ऐसे दफना दिया जैसे कोई बेनाम लाश हो। जेल की पिछली मिट्टी में, बिना कफन, बिना जनाजे, बिना आखिरी सलाम के। उनकी मौत के 3 साल बाद जब भारत तक ये खबर पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। ना आखिरी मुलाकात, ना आखिरी विदाई, बस एक खामोश अंत। सोचिए दोस्तों, हम आज आराम से सांस ले रहे हैं अपने घरों में, अपने लोगों के बीच, क्योंकि रविंद्र कौशिक जैसे गुमनाम हीरो ने अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे अरमान उन अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे कुर्बान कर दिए। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेकर नारे लगाने का नाम नहीं है। कई बार ये देशभक्ति उस तिरंगे को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाकर दुश्मन की धरती पर, दुश्मनों के बीच जीते जी जलते रहने का नाम है। रविंद्र कौशिक इस दुनिया से चले गए, लेकिन द ब्लैक टाइगर की दहाड़ आज भी इतिहास के सीने में कहीं गूंजती है। फाइलों में बंद नाम से ज्यादा वो एक ऐसी कहानी है जो हर बार पढ़ने सुनने पर सीना भारी कर देती है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या भारत को अपने ऐसे जासूसों के लिए कोई खास कानून नहीं बनाना चाहिए, ताकि अगर कभी वो पकड़े जाएं तो दुनिया उन्हें लावारिस न समझे, उनके परिवार अकेले न छूटे और उनके नाम, उनकी कुर्बानी यूं गुमनामी की धूल में दफन न हो जाए। आपका क्या सोचना है? क्या हमारे जासूस सिर्फ एक सीक्रेट कोड नंबर बनकर रह जाएं, या उन्हें वो इज्जत मिले जिसके वो हकदार हैं? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखिए। मैं सच में पढ़ना चाहूंगा कि आप क्या महसूस करते हैं। अब जरा एक और ख्याल की तरफ चलें। सोचिए, अगर रविंद्र कौशिक कभी पकड़े ही न जाते तो क्या वाकई वो पाकिस्तान की सेना में इतना ऊपर उठ सकते थे कि एक दिन आर्मी चीफ बन जाते? सोचिए, अगर एक भारतीय जासूस
दुश्मन देश की फौज के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंच जाता, तो क्या वो चुपचाप रहकर पर्दे के पीछे से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की पूरी कहानी ही नहीं बदल सकता था? ये वही क्या होता अगर, जो शायद कभी हकीकत नहीं बनेगा, लेकिन हमेशा हमारे दिमाग और दिल के किसी कोने में सवाल बनकर चुभता रहेगा। अगली कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे ही और जासूस की, जिसने अकेले दम पर इजराइल को तबाह होने से बचा लिया था। आप सोच भी नहीं सकते एक इंसान छुपकर कितना बड़ा तूफान रोक सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपने महसूस किया हो कि ये कुर्बानियां कितनी भारी होती हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तभी हर भारतीय तक रविंद्र कौशिक की शहादत पहुंचे और ब्लैक टाइगर सिर्फ कहानी न रहे, एक याद बने, एक सबक बने। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई अभी और भी गहरी है और हम अभी तो बस सतह को खरोंच रहे हैं। जय हिंद।